जय हिंद साथियों। आधार रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कम से कम समय में पटवारी कैसे बने। सिलेक्शन होने वाले में और मेहनत के बावजूद मेरिट के पास रहने वाले में एक महीन सा अंतर होता है, जो एक को उस पार खड़ा कर देता है और एक इस पार ही रह जाता है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ कम समय में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। पटवारी की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। हर एक पॉइंट को आप अच्छे से सुनिए और अपने दिमाग तक इन पॉइंट्स के सिग्नल को पहुंचाइए। आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन होता कैसे है। तो पटवारी के लिए हमने एक मिशन बनाया है। मिशन कौन सा? मिशन हम भी पटवारी। इसी के तहत ये सातों पॉइंट आपको बता रहा हूं। पटवारी बनने की अगर आपकी इच्छा है, मजबूरी है, जरूरत है, कुछ भी है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। फिर देखिए आप अपने प्रयास को कैसे परिणाम में बदलते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सिलेबस एकदम माइंड में छपा होना चाहिए। पटवारी के सिलेबस के अनुसार ही आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो आपके पटवारी के सिलेबस को 5 भागों में बांट रखा है, यानी 5 पॉइंट बना रखा है। जिसमें पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जीके और करंट अफेयर। आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जीके जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, और करंट अफेयर। पहले पॉइंट के 6 सब पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है? इसमें राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, इसमें 4 सब पॉइंट्स है। तीसरे पॉइंट में क्या दे रखा है? इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो हिंदी और दूसरी इंग्लिश। चौथे पॉइंट में क्या दे रखा है? इसमें 2 है, एक रीजनिंग और एक मैथ। और पांचवें पॉइंट में क्या है? इसमें है कंप्यूटर। ठीक, ये आपका पटवारी का सिलेबस है। आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट से क्या पूछ रहा है, वो हम आगे बात करेंगे। आपको सबसे पहले माइंड में इतना होना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पूछ रहा है। दूसरे में राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी। तीसरे पॉइंट में क्या है? हिंदी, इंग्लिश। चौथे पॉइंट में क्या है? रीजनिंग, मैथ। और पांचवे में क्या है? कंप्यूटर। अब आपको यहां से पता होना चाहिए, जैसे मैं इसको हिस्ट्री को उठाता हूं, इंडियन हिस्ट्री। अब आप इंडियन हिस्ट्री उठाओगे और शुरू कर दोगे इतिहास के विभाजन से, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर उनमें आप प्राग ऐतिहासिक काल में जाओगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ऐसे करते करते आप मौर्य तक आओगे ना, उसमें कम से कम आप 10-15 दिन खराब कर दोगे। और आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है? प्राचीन एवं मध्य भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। बहुत बेसिक से ही निकलना है इससे। इसमें डेप्थ में अगर आप 300-400 पेज पढ़ के प्राचीन भारत और मध्य भारत बैठोगे, आपका पूरा महीना बीत जाएगा, आउटपुट आएगी नहीं। फिर भी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें शायद 1 या 2 बने या ना बने। तो ये तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं हुई ना। तो आपको करना कैसे है मैं आपको बताऊं। आप चाहे प्राग ऐतिहासिक काल से ही शुरू हो जाना हिस्ट्री में, लेकिन आपको ध्यान रखना कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल में सिर्फ आपके लिए 1 या 2 फैक्ट है। जैसे आप पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? सेल चित्रकला शुरू हो गई थी। उसका पहला उदाहरण कहाँ मिला? तो भीमबेटका का। भीमबेटका का मध्य प्रदेश में है ना। उसके बाद में आप मध्य पाषाण काल में आओगे, आपको पता है पशुपालन यहाँ से प्रारंभ हो गए और मानव के अस्थि पिंजर भी मिले थे। अगर आप नव पाषाण का पढ़ोगे, 2 पॉइंट उसमें पढ़ना है। कृषि यहाँ से प्रारंभ हो गई है, कृषि करना यहाँ से प्रारंभ हो गया था, और पहिए का आविष्कार हो गया। अगर एक पेज को आप डिवाइड करोगे तो इसका चौथे हिस्से पर यह बात आ जाएगी और आपका पूरा हो गया। तो इस हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसे करते करते अगर आप आधुनिक भारत तक आओगे ना, क्योंकि आप में एक सिलेबस में दे रखा है 18वीं शताब्दी से अब तक, वर्तमान तक इनकी घटनाएं पूछ रखी है। तो 18वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1750। 18वीं शताब्दी के मध्य तक का बोला है। इतना तो आपको पता होगा ना। 18वीं शताब्दी है तो ये 1701 से लेके 1799 तक काउंट होता है। अब 21वीं सदी चल रही है, तो इसका क्या है? 2001 से लेके 2099 तक।
ठीक, ये तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा। तो आप जब 1750 के बाद में ना वहां से थोड़ा ठीक से देखने लग जाना। तो मोटा मोटा कहने की बात है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसमें 4 तो आपको मॉडर्न के मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन हार्डली आएंगे प्राचीन और मध्य से। तो 8-10 पेज में प्राचीन, 8-10 पेज में मध्य, इससे ज्यादा नहीं। और 15 पेज 17 पेज होंगे आधुनिक भारत के। एक सब्जेक्ट आपको 30-32-35 पेज में मिल जाएगा। यहां ये बात बताने का सिंपल सा मतलब यह है कि आपका सिलेबस आपके माइंड में छपा होना चाहिए, क्योंकि आपके हिस्ट्री में उन्होंने मोटे मोटे अक्षरों में ये लिख रखा है कि हमें सिर्फ प्रमुख प्रमुख विशेषता चाहिए। तो पहले पॉइंट से आप क्या समझे कि सिलेबस आपके टेबल पर भी होना चाहिए, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, उसमें भी रहना चाहिए। लेकिन आप जहां पढ़ते हो उस टेबल पर सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, शॉर्ट नोट से ही सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस के लाइन टू लाइन। इसका सिंपल सा मतलब है, आप बहुत सिलेक्टिव मैटर रखिए और आपका मैटर कहानी नुमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका मैटर जो भी होगा, आप पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आपका पॉइंट में होना चाहिए। तो आप आसान पढ़ रहे हो तो आपको पता कि इसमें से हमें एक फैक्ट याद रखना है। अगर मध्य में पढ़ रहे हो तो आपको पता 2 फैक्ट याद है इसमें, और नव में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ 3 फैक्ट हैं। ये चीजें क्या है, ये दिमाग में लंबे तक स्टोर रह सकती है और इसको रिवीजन करते वक्त कभी भी वजन नहीं बनेगा, कभी भी लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। और प्रत्येक सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो 30 पेज मान के चलो, आप उससे 5 कम ज्यादा लगा लो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप रिवीजन भी आपको करना है, एक बार नहीं कई बार। और इन शॉर्ट नोट्स को आपको कम से कम 6-7 बार तो आप रिवीजन करो ही करोगे। पहली बार आराम से अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसके बाद में दे रिवीजन लगे रहिए। हार्डली आपके पास 100 पेज के आसपास की बुक बनेगी। तीसरा पॉइंट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एकदम तैयार होना चाहिए। 2015 से लेके लास्ट 2021 में पेपर हुआ है, मोटा मान के चलो आप 10 पेपर है और प्रत्येक में 150 प्रश्न है। 1500 क्वेश्चंस का एक बुकलेट आपकी यहीं से तैयार हो गई। और ये 1500 को आप, अगर आप मेरे से पढ़ते हो, मेरी क्लासेस देखते हो, मेरी पीडीएफ आप यूज करोगे, तो आप मान के चलो कम से कम 6 से 7 हजार आपको फैक्ट भी हो जाएंगे। और फैक्ट की तरह नहीं होंगे। आप मेरी जो पहले एक डेमो क्लास इसकी डाली हुई है प्रीवियस क्वेश्चन की, वो आप एक बार देखिए। अगर कोई पॉइंट आया है तो उसको ए से जेड तक, उसकी पृष्ठभूमि से लेके और अंतिम उसके परिणाम तक बताया हुआ है। ये आपको हर अगले पेपर का जो ट्रेंड चेंज होता है एग्जाम का, उसके बारे में भी बताएगा। तो आपको क्या करना है, ये प्रीवियस प्रश्न जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ऐसे सोच के कि ये भी सिलेबस का अहम हिस्सा है। अगला पॉइंट है, रिवीजन कम से कम 5 बार। किसको? सिलेबस को और पहले जो पेपर आए हुए हैं उनको। तो से 120 पेज ये मान के चलिए आपका जो सिलेबस है इनके सब्जेक्ट का, और ये आपका पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 पेज। ठीक है, लगभग 150 पेजेस मान लो आप। इनको आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही पटवारी बनने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। 5वां पॉइंट है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखकर रिवीजन करना, फास्ट मोड राइटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने प्राग ऐतिहासिक काल हिस्ट्री का मैंने बताया था, उसी को एग्जाम्पल मानते हैं। पूरा पाषाण काल लिया, इसका क्या देखा था, इसका देखा था कि भीममेटका की जो हमें शैल चित्रकला का पता चला था, तो ऐसे लिखूंगा भीममेटका। उसके बाद में आपको पता चला कि मध्य का क्या पता चला, पशुपालन प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? पशुपालन। उसके बाद में आपको नवपाषाण का पता चला। नवपाषाण काल में क्या था? पहिए का आविष्कार, कृषि प्रारंभ और स्थायी निवास। मतलब इस मोड में, ताकि आपका टाइम खर्च ना हो और लिख लिख के आप देखोगे आपके दिमाग में छपता हुआ आगे बढ़ेगा। जितनी फास्ट मोड में आप राइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, आप कोई आरएस या यूपीएससी का मेंस नहीं लिख रहे हो कि एग्जामिनर को कॉपी में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस में जितना लंबे हाथ से लिख सकते हो लिखना, लेकिन लिख लिख के आप देखना। छठा पॉइंट है,
जब आप सिलेबस पूरा कर लोगे प्लस PYQ आपका पूरा हो जाएगा, तब आप कम से कम 30 टेस्ट करना। इन 30 टेस्ट से क्या होगा, तो इससे दो बातें निकल के आएगी। पहला तो 3-4 टेस्ट के बाद ही आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन वीक रह रखा है, कौन से की आपकी स्ट्रेंथ है। जिसमें भी वीक आपका रहा हुआ है, जो भी कमजोर रहा है, उस पर आप काम कर सकते हो। अच्छे से काम कीजिए। आप ज्यादा तो नहीं बोल रहा, कम से कम 4-5 नंबर बढ़ा लोगे। और जो स्ट्रोंग है उसको रिवीजन। और दूसरा आपको काम करना है, जो ये 30 करो, 35 करो, 40 करो या 20 करो, कितने भी टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट करके उसको फेंकना नहीं होता है। ये सबसे खराब बात है। उस टेस्ट को करने का तभी आउटपुट आएगी जब आपको उसको कम से कम 2 से 3 बार उन टेस्ट सीरीज का या जो भी आप टेस्ट कर रहे हो उनको आप बाद में पढ़ोगे, तो आप उसका आंसर भी पढ़ लोगे ना, आपको पता चल जाए हाँ ये प्रश्न था और इसका ये व्याख्या थी। तो टेस्ट सीरीज करने से क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस का पता चलता है। वीकनेस पर आप अपना फिर वर्कआउट कीजिए, और 2 से 3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ तैयार कर रखा है। खुद को फील आने लग जाएगी मैंने बहुत कुछ तैयार कर रखा है। ये 7वां पॉइंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया छठे में, कि कम से कम 2 बार तो उन टेस्ट को रिवीजन करना है। ये देखिए, पहला पॉइंट, सिलेबस एकदम माइंड में छपा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट नोट से ही सिलेबस कंप्लीट करें। तीसरा पॉइंट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एकदम तैयार होना चाहिए। चौथा पॉइंट, रिवीजन कम से कम 5 बार, सिलेबस जो आपका नोट्स बनाओगे उस सिलेबस को और प्रीवियस क्वेश्चंस को। महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लिख कर आपको याद करना है फास्ट मोड से। ऐसे कम से कम 30 टेस्ट कीजिए, और टेस्ट जो किए हैं आपने उनको कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर करना, उसको फेंकना नहीं है। अगर आप फेंक दोगे, आपने 30 किए, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। आपको मैं मेरा नोट्स दिखाता हूं आपके लिए जो तैयार किया है, कैसे टू दी पॉइंट चलना है। ये देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कैसे बांटा है, कुल क्षेत्रफल कितना है, ये देश के कुल हिस्से का कितना है, लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है, मान में कुल संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, ये एकदम नवीनतम आंकड़ों के साथ है। तो 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठार। उसके बाद में उनका कालक्रम सेट किया गया है। आप नोट्स को एक बार अच्छे से देखिए उत्तर पश्चिमी प्रदेश को कैसे अच्छे से क्लासिफिकेशन करके उसको बनाया गया है। उत्पत्ति कब हुई, निर्माण काल कब था, क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, औसत कितनी है, इसका ढाल किस तरफ है, औसत वर्षा कैसे है, मुख्य फसल इसकी कौन सी है, ये सब किसकी बातें चल रही है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश की। ये पूरा डिटेल इसके बारे में, आपका एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, शुष्क है, अर्धशुष्क है। शुष्क को फिर 2 भागों में बांटा गया है, बालू युक्त और बालू का मुक्त। मुक्त कितना है, युक्त कितना है, ये देखिए एकदम पॉइंट बना बना के, ताकि आप पर वजन ना बने, याद आसानी से करोगे और लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे बालू का स्तूप मुक्त, इसमें क्या क्या है, इसका विस्तार कहाँ है, हमादा क्या है, इरग क्या है, रेग क्या है, त्रिकुट पहाड़ियां कहाँ है, इसकी विशेषता क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में क्या क्या दिया हुआ है। ये जो नोट्स हैं वो आप लोगों के लिए ही तैयार हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर आप पटवारी बनना चाहते हो, थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन लाके अगर तैयारी करते हो और हमारे साथ जुड़े रहते हो, तो डेफिनेटली हम जीत के बहुत नजदीक होंगे। आपकी कोई राय हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, आपके भविष्य के हित के लिए लगी, तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिए। मैं आने वाले क्लासेज के साथ साथ में जो पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, अकेला पढ़ना और पढ़ाना नहीं, उसके अलावा भी जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।